क्वेश्चन जैसे थे तो मैंने कहा था इसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अक्टूबर नवंबर 2016 पेपर 41। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स में से क्वेश्चन है, कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट and has atomic number 29. Complete the electronic configuration for the copper atom and the copper ion in +2 oxidation state. तो copper atom की और copper ion की oxidation state मतलब copper ion की और copper atom की electron configuration लिखनी है। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी AR मेंशन है तो इसका मतलब आपके पास पहले 18 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। ठीक है, फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गए हैं, तो आपने 18 के आगे से स्टार्ट करने हैं। तो कॉपर एटम के बाद अगर आप देखेंगे तो टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 4s यानी ये आर्गन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ तक है, 3d तक है। और उसके बाद आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p6 तक जो है ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। देन फिर 4s और 3d, और कॉपर क्योंकि एक्सेप्शनल केस है तो 4s1 और 3d 10 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4s 0 हो जाएगा और 3d 9 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स आयंस ऑफ कॉपर इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स हैं कॉपर के, एक वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है, एक Cl के साथ कॉम्प्लेक्स है। तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग हियर। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन है, लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन कह लें। स्टेट द कलर्स ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स आयंस। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स बताने हैं जी। CuH2O6 2+, इसका कलर क्या है, ब्लू कलर है। ठीक है, CuH2O6 2+ कॉपर आयंस, ये ब्लू कलर है कॉपर आयंस का कलर। और CuCl4 2-, येलो कलर कह लें, ग्रीन कलर कह लें। ठीक है, तो दिस इज येलो और ग्रीन। जी, state the shape of the CuCl4 2- ion। टेट्राहेड्रल। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट K स्टैब। K स्टैब की एक्सप्रेशन लिखनी है। K स्टैब में सिंपल Kc की एक्सप्रेशन है, जस्ट आपने वाटर को ओमिट कर देना है, वाटर नहीं लिखना, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो K स्टैब की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे CuCl4 2- अपॉन CuH2O6 2+ Cl-4। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं कॉपर ऑल्सो फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स आयन एंड ये डाइथाइल अमाइन के साथ, वेयर En इज द बाइडेंटेट लाइगेंड इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, ये En जो है ये बाइडेंट इथेन 1,2 डायमाइन की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये दो इक्विलिब्रियम इन्होंने मेंशन किए हैं, इक्विलिब्रियम 1 और इक्विलिब्रियम 2। तो अगर इक्विलिब्रियम 1 में आप देखें तो क्या हो रहा है कि हेक्सा एक्वा कॉपर 2+ आयन कन्वर्ट हो रहा है ये इसमें 4 वाटर लाइगेंड मौजूद हैं और 2 अमोनिया मौजूद है। तो मतलब 2 अमोनिया जो है वो डिस्प्लेस कर रहे हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को। फिर सेकेंड इक्विलिब्रियम में हेक्सा एक्वा कॉपर 2+ आयन En जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो En और पीछे 4 वाटर मॉलिक्यूल है। तो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बाइडेंटेट लाइगेंड। बाइडेंटेट लाइगेंड्स क्या होते हैं, विच कैन फॉर्म 2 डेटिव बॉन्ड्स। ठीक है, जो विच हैज 2 लोन पेयर्स एंड विच कैन फॉर्म 2 डेटिव बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये सिंपल देखिए 2 मार्क्स हैं यहाँ पे, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। तो जब आप इसके पास मतलब आपके पास सिंपल ये 2 मार्क्स, अब इसमें सिंपल पहली बात ये होगी कि इट कंटेन्स 2 लोन पेयर्स। ठीक है, बाइडेंटेट लाइगेंड है, इट कंटेन 2 लोन पेयर्स एंड दैट इन ईच लोन पेयर फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आप क्या लिखे डेटिव बॉन्ड। ठीक है, यानी सिंपल यहाँ पे ये कह देना कि विच हैव 2 लोन पेयर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइगेंड्स हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर्स हैं बट ये एक ही डेटिव बॉन्ड बनाता है, आपको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स किस लिए हैं कि आपने ये एक्सप्लेन करना है कि 2 लोन पेयर्स एंड ईच लोन पेयर फॉर्म्स डेटिव बॉन्ड।
दोनों लोन पेयर जो है वो डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये आपके पास बाइडेंटेट। तो ये जस्ट सिंपल यहाँ पे ये ध्यान रखें कि जब 2 मार्क्स है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, देन नेक्स्ट है द टेबल लिस्ट वैल्यूज ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स फॉर दीज टू कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस की केस टाइप वैल्यूज आ गई 7.94 इंटू 10⁻7 और ये दूसरे कॉम्प्लेक्स की। व्हाट डू दीज केस टाइप वैल्यूज टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रिया 1 एंड 2? जी, इक्विलिब्रिया 1 लाइज ऑन द राइट साइड और इक्विलिब्रिया 2? ये इक्विलिब्रिया 2 है जिसमें CuEnH2O4 बन रहा है और इसकी केस टाइप की वैल्यू भी ज़्यादा है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि रिलेटिव पोजीशंस इक्विलिब्रिया 2 लाइज मोर टू द राइट देन इक्विलिब्रिया 1। जी, क्लियर है ये? इसमें किसी को कंफ्यूजन बेटा? सबको क्लियर है? केस टाइप में क्या कह रहे हो? स्क्वायर मैट्रिक्स समझा नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मैंने ये कहा था कि आपकी मर्जी है, जैसे यहाँ पे मैंने ये केस टाइप की वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे लेट सपोज हम हैबर प्रोसेस है उसमें आप क्या करते थे, NH3 कंसंट्रेशन स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मतलब ब्रैकेट थी ये कंसंट्रेशन को शो करती थी। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को शो नहीं कर रही, ये कॉम्प्लेक्स को शो कर रही है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे अलग से एक और ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ये कहते हैं अब ये कंसंट्रेशन की होगी, ये आपकी मर्जी, आप इसका बनाना चाह रहे हैं तो बनाएं। वैसे मार्किंग स्कीम्स में भी आपको बहुत कम कहीं शायद इक्का दुक्का ऐसे मिल जाए तो मिल जाए। मतलब ये जो ब्रैकेट है दिस ब्रैकेट शोज कंसंट्रेशन एंड दिस ब्रैकेट शोज ये कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स के साथ अगर आपको 2 ब्रैकेट्स बनानी पड़ जाएंगी तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि आप ना बनाएं, क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पावर तो आनी नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकल फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स आयन दिस in which it is surrounded octahedrally by 6 nitrogen atoms, ठीक है। nickel in which it is surrounded octahedrally by 6 nitrogen atoms. Name the type of stereoisomerism displayed by this complex. हाँ जी, stereoisomerism कौन सा होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्योंकि 3 बाइडेंटेट लाइगेंड्स हैं, तो जब भी आपके पास 3 बाइडेंटेट लाइगेंड्स होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ड्रॉ 3-dimensional diagram to show the 2 stereoisomers of NiEN2+, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2-dimensional डायग्राम्स बनानी है, 3-dimensional डायग्राम्स बनानी है, तो तीनों बाइडेंटेट हैं, तो इसमें तो सिंपल है, आसानी से बन जाएगा ये, ठीक है। आपने जस्ट सिंपल शो कर दिया कि ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के लिए सबसे आसान 3-dimensional ज्योमेट्री ये बन जाएगी, ठीक है। ये वेज आउटसाइड यानी ये आप कह लें कि आउट ऑफ द प्लेन है, डॉटेड लाइन बिलो द प्लेन है। तो अब आपके पास 3 बाइडेंटेट लाइगेंड्स हैं, ठीक है। EN, तो मैं EN को सिंपली जो है वो इस तरह से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक आइसोमर हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर। लेट्स हमने कहा कि ये प्लस है और इसका जो दूसरा हो जाएगा दैट वुड बी, आप इसको रोटेट कर देंगे EN। तो जब तीनों बाइडेंटेट लाइगेंड है फिर तो आइसोमेरिज्म प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल आसानी से बन सकता है। आप चाहें तो वो N वाले बॉन्ड बना के भी बना सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ये डायग्राम? Ethane 1,2-diamine is a useful reagent in organic chemistry.
Explain how the amino groups in ethane 1,2-diamine allow the molecule to act as a Bronsted-Lowry base. हाँ, 2 मार्क्स। जी, क्या आंसर होना चाहिए इसका? Explain how the amino groups in ethane 1,2-diamine allow the molecule to act as a Bronsted-Lowry base. First, it has lone pair. एंड इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर है। और अब नेक्स्ट बात कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है जी। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ईथेन 1,2-diamine विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ईथेन 1,2-diamine CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है। ये ईथेन 1,2-diamine है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है और इसके पास भी एक्सेस ऑफ विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट मीन्स कि आपके पास दोनों नाइट्रोजन जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। दैट मीन्स वी हैव 2 HCl है, दोनों नाइट्रोजन एक प्रोटॉन गेन कर लेंगे तो दिस बिकम्स NH3 CH2 NH3 प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस, ठीक है जी। ये रिएक्शन क्लियर है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? दोनों नाइट्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे ड्यू टू देयर लोन पेयर, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Cl माइनस जो है वो साथ अटैच हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, वो क्लियर होगा ये सबको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सर्टेन कंडीशंस ईथेन 1,2-diamine रिएक्ट्स विद ईथेन डाइओइक एसिड टू फॉर्म द पॉलीमर Z, ठीक है। ईथेन 1,2-diamine रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ethane 1,2-diamine reacting with ethane dioic acid to form polymer Z. Draw the structure of this polymer Z showing 2 repeat units. 2 repeat units शो करने आपको। ethane dioic acid है, ethane 1,2-diamine है जी। ये सब बना लेंगे, बनाने की जरूरत तो नहीं है इसको यहाँ पे। ये एसिड है, C डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है। और ईथेन 1,2-diamine क्या है? CH2 CH2 NH2 NH2। अच्छा, आप मार्किंग स्कीम्स में देखेंगे आपको ज़्यादातर जितने भी स्ट्रक्चर्स जहाँ मेंशन ना हो कि किस तरह से आपने देना है, ठीक है, तो वहाँ पे स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आप स्केलेटल ही बनाएं। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और आपको भी 100% श्योर नहीं है कि आप सही बना पाएंगे या नहीं, तो फिर आप कोशिश करें कि आप स्केलेटल ना बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाना है पॉलीमर का। अब ये डाइओइक है, ये डायमाइन है, तो ऑब्वियसली पॉलीअमाइड बनेगा, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे शो कर दिया, C यहाँ से OH गए, यहाँ से H जाएंगे, तो ये डाइओइक आ गया, इधर से OH चला गया, इधर से भी OH चला गया, और यहाँ से NH चला जाएगा, सॉरी H चला जाएगा। तो क्या बच गया? N और इसके साथ H, देन इसके 2 कार्बन 1 2 और देन अगेन नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एक रिपीट हो गया। फिर इसके बाद दोबारा दूसरी रिपीट, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, फिर N H ये एक रिपीट यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये यहाँ पे एक रिपीट खत्म हो रही है। एक डाइओइक एसिड और एक डायमाइन, ये मिलके आपके पास एक पॉलीअमाइड बनता है जी। इसमें किसी को कंफ्यूजन? ठीक है जी। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग दिस पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है, इसमें ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। अच्छा, कंडेंसेशन रिएक्शन आर आल्सो नोन एज एडिशन एलिमिनेशन। मार्किंग स्कीम्स में आपको बाद जगहों पे
एडिशन एलिमिनेशन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं। Polymer Z is an example of a biodegradable polymer. Name a polymer that is non-biodegradable. जी, non-biodegradable polymer. पॉलीथीन, ठीक है, कोई भी एडिशन पॉलीमर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉलीथीन और एनी एडिशन, पॉलीप्रोपीन एडिशन पॉलीमर, ये नहीं लिखिएगा एनी एडिशन पॉलीमर, ये तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पीवीसी, जी बिल्कुल ठीक है पीवीसी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कॉपर 2 कार्बोनेट is treated strongly it decomposes in a similar way to group 2 carbonates, ठीक है, आपने ग्रुप 2 की डिकम्पोजिशन पढ़ी हुई है, तो ये ग्रुप 2 से इसको रिलेट कर रहे हैं। प्रिडिक्ट व्हाट वुड बी ऑब्जर्व व्हेन एनहाइड्रस कॉपर 2 कार्बोनेट इज हीटेड, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व? ब्लैक सॉलिड फॉर्म्स बबल्स, नहीं बेटा ये वाटर में नहीं हो रहा, ये रिएक्शन वाटर में नहीं है, वाटर में ये रिएक्शन नहीं है, तो ये पीपीटी नहीं है, आप ये ध्यान में रखें। कॉपर 2 कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है जी, ब्लैक सॉलिड फॉर्म्स, कॉपर 2 कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, दिस गिव्स कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइ, तो यहाँ पे कोई बबलिंग नहीं होगी, कोई पीपीटी नहीं है, ठीक है। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि मतलब ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, गैस रिलीज हो जाएगी, तो पीछे सॉलिड यानी ऑब्जर्व, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व, तो आप ये कह सकते हैं कि ब्लैक सॉलिड रिमेन्स, ठीक है, या सिंपल सॉलिड रिमेन्स भी कह सकते हैं, ठीक। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स वेरीज डाउन द ग्रुप, ये सवाल तो इतनी बार सॉल्व डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल में अब तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स, ठीक है, दे गेट मोर थर्मली स्टेबल, यस दे इंक्रीजेस, यानी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि पोलराइजेशन कम होगी, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, कैल्शियम साइनामाइड कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, complete the dot and cross diagram for the cyanamide ion CN2 2-, ठीक है, cyanamide ion क्या है, CN2 2-, use the following key for the electron, dot for electron, cross for the electron from nitrogen and box for the electron responsible for the overall negative charge, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये cyanamide ion है, अब मैं इसको वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे हमेशा करता हूँ, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के 4, प्लस नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 × 2 और प्लस 2 आपने ऐड कर दिए क्योंकि -2 का चार्ज है, तो टोटल कितने हो गए 5 × 2 ये 10 + 2 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। पहले आप एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान शेयर करा दें, ठीक है, आपने कहा जी 1 2 3 4, कम से कम एक बॉन्ड तो ये बना रहे होंगे, 4 ये हो गए, उसके बाद 5 6 7 8 9 10, अच्छा डॉट जो है वो उसके लिए था, मैंने ऐसे बना दिया, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये 16 इलेक्ट्रॉन तो आपने पूरे कर दिए। लेकिन अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 8, दूसरे नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक पेयर हटा देते हैं और यहाँ से भी एक पेयर हटा देते हैं, दोनों तरफ से एक पेयर हट जाएगा और ये आपके पास 2 बॉन्ड यहाँ आ गए और 2 बॉन्ड यहाँ आ गए। अब कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और अब अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब सिर्फ बात रहेगी चार्ज को जस्टिफाई करना है आपने, ठीक है। नाइट्रोजन कार्बन के पास देखें आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो ये देख लें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये और 2 ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 2 इसने यहाँ शेयर किए, 3 4 5, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए, मतलब चार्ज ये इसने गेन किया है, तो इसको यहाँ से हटा दें। ऐसे ही इसका भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह पे हम क्या बना देते हैं, ये बॉक्स बन जाए। तो ये डायग्राम बन गई। हाँ, क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हमने सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया। आप पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करें और फिर बनाएंगे तो इजीली जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैल्शियम साइनामाइड decomposes readily on contact with water, forming an insoluble white solid and ammonia only. Suggest an equation for this reaction. जी, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 decomposes readily on contact with water. Decompose हुआ है to form an insoluble white solid and ammonia only. जी, what is insoluble white solid? कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दिस वुड बी इनसॉल्युबल व्हाइट सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ से कुछ बन नहीं सकता था, हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल नहीं होते कैल्शियम के, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। बैलेंस कर लें इसको, तो ये 2 नाइट्रोजन, ये 2 हो जाएगा 6, तो ये 3 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गई क्वेश्चन, ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका कम। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये स्पॉन्टेनिटी का क्वेश्चन जी। कार्बोनेट सारे इनसॉल्युबल होते हैं सिवाय ग्रुप 1 के, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट है दी स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। दिस इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज बाय द इक्वेशन शोन। State and explain whether the following process will lead to an increase or decrease in entropy. तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो स्किप कर दें, ये तो सबको आता होगा। The reaction of magnesium with hydrochloric acid, entropy बढ़ेगी। Solid potassium dichloride dissolving in water, entropy increases. Steam condenses to water, entropy decreases. Magnesium carbonate can be decomposed. Delta H की वैल्यू गिवन है, standard entropies are shown in the table. Calculate delta G for this reaction at 298 Kelvin. Include a relevant sign and give your answer to 3 significant figures. Delta G calculate करनी है। Delta G का फॉर्मूला क्या है? Delta G is equals to delta H minus T delta S, where delta S is entropy. तो entropy के लिए आपको पहले डेल्टा एस आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा एस पहले कैलकुलेट होगा, और डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ से आपको जूल्स में जो है वो एंट्रोपी मिल जाएगी, और फिर उसके बाद जूल्स पर केल्विन पर मोल, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जूल्स पर केल्विन पर मोल। यहाँ से एंट्रोपी की वैल्यू मिलेगी, इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करके यहाँ पुट कर देंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू डेल्टा जी व्हाई दिस रिएक्शन बिकम मोर फीजिबल। अच्छा, अब यहाँ पे डेल्टा जी, एक मिनट डायरेक्ट आंसर देख लेता हूँ मार्किंग स्कीम से। है प्लस 64.8 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी प्लस 64.8 किलो जूल। पहले यहाँ से एंट्रोपी की वैल्यू आएगी, एंट्रोपी की वैल्यू है प्लस 175.2 जूल्स पर केल्विन पर मोल, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू। अब ये कह रहे हैं एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू डेल्टा जी व्हाई दिस रिएक्शन बिकम मोर फीजिबल एट हायर टेम्परेचर, बिकॉज डेल्टा जी पॉजिटिव है, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब जैसे जैसे आपके पास यानी आपके पास जो डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव वैल्यू है तो सिंपल हम यहाँ पे कह सकते हैं, और दूसरा आप इसको यहाँ से टी डेल्टा एस की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी,
ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू सोडियम कार्बोनेट एज शोन. Calculate the minimum temperature at which this reaction becomes spontaneous feasible. So you are working. तो minimum temperature के लिए delta G को आपने 0 ले लेना है. Delta G is equals to 0, delta H minus T, delta S is equals to 0. इसको T के लिए solve करने की, क्योंकि delta H की वैल्यू भी given है, delta S की वैल्यू भी given है. The solubility of group 2 sulfates decreases down the group. Explain this trend. Again वही solubility का trend है. ठीक है, तो वही हाइड्रेशन को और लैटिस एंथैल्पी को आपने डिस्कस करना है. ये सारी चीज़ें तो आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसमें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा. अच्छा जी, नेक्स्ट ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्वेश्चन है. कोबाल्ट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट दैट फॉर्म कॉम्प्लेक्स आइंस विद ऑक्सीडेशन स्टेट +2 and +3. What is meant by the term transition element? Which can form one or more stable ions with partially filled d subshell. ठीक है, one or more stable ions with partially filled d subshell. The following scheme shows some reactions of this complex. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, और ये रिएक्शन कर रहा है विद हाइड्रोक्साइड आइंस विच फॉर्म्स अ PPTA. Reacts with excess chloride ions gives a solution of B, and reacts with excess ammonia gives solution of C. To state the formula of each of the following. जी, when hexa aqua copper 2+ ion, ये हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2+ आयन, ये जब OH आयंस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? बेसिकली ये लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन नहीं है. अगर आप यहाँ पे देखें, ये लाइगेंड नॉट अ लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, ये वही आप कह लें कि टेस्ट फॉर कैटाइन एनाइन है. ठीक है, तो कोबाल्ट के केस में क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है, तो इट वुड रिएक्ट टू फॉर्म COOH2 कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड, या आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि COH4OH2. दोनों में से जिस तरह से आप इसको लिखना चाहें, दोनों ही जो है वो करेक्ट कंसिडर होंगे. ठीक है, तो सिंपल मैंने इसमें यहाँ पे लिख दिया COOH2. बस PPTA आ गई. सोल्यूशन ऑफ B. अब B में क्योंकि क्लोराइड के साथ अब यहाँ पे एक्सेस क्लोरीन है, लाइगेंड एक्सचेंज होगा. 6 वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह पे 4 Cl- आते हैं, बिकॉज Cl- इज अ लार्जर लाइगेंड. तो क्या बन जाएगा? COCl4, और अब चार्ज क्या आ जाएगा? पहले 2+ था, Cl के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो -4 + 2, तो ये -2 चार्ज हो जाएगा. एंड एक्सेस अमोनिया, कोबाल्ट के केस में 6 ammonia will displace 6 water molecules. So we get CONH3 6 2+. State the color of the following solutions. जी, precipitate का कलर क्या होगा? कलर PPT पिंक. अच्छा, ओमकार सारे लिख दिए तुमने, पिंक. और सोल्यूशन ऑफ जब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये ब्लू कलर का होगा. ठीक है, कोबाल्ट के और कॉपर के कलर याद रख लें. लास्ट वाले में क्या कह रहे हैं बेटा? अब्दुल्ला, वो कॉपर के केस में है. कोबाल्ट के केस में 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाते हैं. ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि कोबाल्ट के केस में 6 अमोनिया विल रिप्लेस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, और कॉपर के केस में 4 जाते हैं. ठीक है ना? तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बना है, ये ब्राउन कलर का होगा. ठीक है. अच्छा, डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना है. सिंपल डेफिनेशन है, पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड compared or connected with standard hydrogen electrode. ठीक है, under standard conditions. An electrochemical cell was set up to measure the standard electrode potential E0 cell of a cell made up of CO2 plus CO and a Fe3 plus Fe2 plus half cell.
कंप्लीट द टेबल विद द सब्सटेंस यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रोड इन ईच ऑफ दीज हाफ सेल्स। तो कोबाल्ट आयंस और कोबाल्ट वाले हाफ सेल में इलेक्ट्रोड क्या होगा? जब भी मेटल यूज होगा तो इलेक्ट्रोड मेटल का ही होगा, तो दैट वुड बी कोबाल्ट। और ये देखें, ये दोनों आयंस का हाफ सेल है, तो इसका मतलब प्लैटिनम भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है। राइट द इक्वेशन फॉर द ओवरऑल सेल रिएक्शन। जी, ये इक्वेशन आपने बतानी है मुझे। ठीक है, तो हमारे पास CO2 प्लस CO और Fe3 प्लस Fe2 प्लस की इक्वेशन है। तो CO2 प्लस CO, ये क्या हो जाएगा? CO2 प्लस gains 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम CO। और इसके लिए, दोनों के लिए आपने E0 वैल्यू देख लेनी है। कोबाल्ट के केस में क्या है? -0.28 और Fe3 प्लस -0.28 और प्लस 0.77। ठीक है जी, तो ये आ गई -0.28 और Fe3 प्लस गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम Fe2 प्लस, ये है -0.77। ठीक है जी, तो अब इसमें पहले तो आपने इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है? कोबाल्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज, ठीक है, पॉजिटिव है कोबाल्ट के केस में, ये +0.77 है। ठीक है, तो ये मोर पॉजिटिव है, तो दिस गेट रिड्यूस्ड एंड दिस गेट ऑक्सीडाइज। तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा तो किस तरह से? आपने सिंपल, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये 2Fe3 प्लस हो जाएगा, ये 2Fe2 प्लस हो जाएगा। तो सिंपल इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2Fe3 प्लस प्लस ये इक्वेशन आपने रिवर्स कर दी है, तो ये हो जाएगा CO कोबाल्ट मेक्स CO2 प्लस 2Fe3 प्लस। ठीक है जी, ये इक्वेशन बनेगी। क्लियर है सबको ये इक्वेशन? जो ऑक्सीडाइज होगा उसको आपने रिवर्स कर देना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करने फाइनल इक्वेशन के लिए। यूज द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट द ई सेल, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद ये नर्नेस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में ये भी सबको क्लियर होगा। जस्ट सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करनी है। यूज द डेटा बुकलेट एंड द नर्नेस्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई फॉर द कोबाल्ट CO2 प्लस CO हाफ सेल इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे CO2 प्लस की इन्होंने नई कंसंट्रेशन दे दी है 0.050 मोल्स पर DM3। ये आपने कंसंट्रेशन यहाँ पुट कर देनी है। और Z की वैल्यू क्या होगी? Z की वैल्यू क्या पुट करेंगे? दो आयन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, CO2 प्लस से CO में जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है, तो Z की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा ये होगा -0.32। अब कह रहे हैं सजेस्ट हाउ दिस चेंज विल अफेक्ट द ओवरऑल सेल पोटेंशियल E0 सेल, E सेल कंपेयर टू E0 सेल इन D3। सर्किल योर आंसर। जी, आपके पास पहले कोबाल्ट वाली इक्वेशन में पहले वाली वैल्यू क्या थी? -0.28। अब वैल्यू क्या आ रही है? -0.32। हाँ जी, तो जो ई सेल है, विल इट बिकम लेस पॉजिटिव, नो चेंज, और इट बिकम्स मोर पॉजिटिव? क्या होगा? मोर पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन
रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, दिस बिकम्स मोर पॉजिटिव। ठीक है जी। आयरन 3 आयंस कैन ऑक्सीडाइज वेनेडियम मेटल। Iron 3 ions can oxidize vanadium metal. Construct an equation for the reaction of an excess of iron 3 ions, with vanadium metal. Use of the data booklet will be helpful. जी, ये equation बनानी है आपने. Construct an equation for the reaction of an excess of iron 3 ions with vanadium metal. Use of the data booklet will be helpful. दो तीन मिनट दे रहा हूँ आपको, जरा इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा देखिए बेटा, ये जो आप इक्वेशन मुझे बता रहे हो, इसमें आपने ये इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा, एक्सेस ऑफ आयरन 3 आयंस। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास रिएक्शन किसका, आयरन 3 आयन कैन ऑक्सीडाइज वेनेडियम मेटल। एक्स्ट्रा पेज ले देता हूँ यहाँ पे। तो Fe3+ आयन को आपने रिएक्ट करने के किसके साथ, आयरन 3+ आयंस कैन ऑक्सीडाइज वेनेडियम मेटल। ठीक है। अच्छा, अब पहले तो हम जरा इक्वेशंस देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। आयरन 3+ Fe3+ ऑक्सीडाइजेज इनटू Fe2+। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है, +0.77। हम सिंपल पहले तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है। मेरी आदत है, मैं सारी इक्वेशंस लिखता जाता हूँ। ठीक है, ये हो गई Fe2+। ठीक है, ये वैल्यू है +0.77। अब उसके बाद देखें वेनेडियम है। वेनेडियम के केस में अगर आप देखें तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस है वेनेडियम की, ये हमारे पास वेनेडियम मेटल। अब वेनेडियम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू V2+, और V2+ फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है V3+ में, क्योंकि एक्सेस आयरन है। तो मैं डायरेक्ट जो है वो मतलब हम चलें दोनों इक्वेशंस अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, कि V पहले ऑक्सीडाइज हुआ V2+ में, V loses 2 electron to become V2+, and then V2+ loses another electron to become V3+। ये दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, दोनों की E0 वैल्यूज क्या है, -1.20 -0.26। ठीक है, भले आप नाम लिखेंगे तो सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। चलें, ये हो गई। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आप मतलब ये V3+ आ गया। अब V3+ तो आ गया, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो V3+ जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन में कह चुके हैं कि वी हैव एक्सेस Fe3+। एक्सेस Fe3+ का मतलब ये है कि जो V3+ है ये भी आगे ऑक्सीडाइज हो सकता है इनटू VO2+। ठीक है, तो ये एक तीसरी इक्वेशन बन रही, समझ में आ रही है मेरी बात? जी बेटा, आपको समझ में आ रही है? क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या था कि एक्सेस Fe3+ आयंस है, एक्सेस Fe3+ है, तो इसका मतलब Fe3+ आगे, क्योंकि आपके पास इक्वेशन में V3+ भी आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो V3+ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या बन रहा है, V3+ प्लस H2O, V3+ प्लस H2O मेक्स VO2+। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +4 हो गया, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4, VO2+ प्लस 2H प्लस इलेक्ट्रॉन +2H+ इलेक्ट्रॉन। ये सारी इक्वेशन आ गई। अब इससे आगे मजीद ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ये फाइनल है। अगर आप देखें तो VO2+ जो है ये आगे ऑक्सीडाइज, यानी ये आपके पास VO2+ है। ठीक, अब अगर आप इसको देखें फाइनल यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू, आप कहेंगे इसके बाद भी तो आगे भी तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अगर आप वो वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू जो है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसकी E0 वैल्यू है +1.00 और आयरन की है 0.77। तो अब आयरन जो है वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये सिंपल रहना है। अच्छा जी, तो अब हम इन तीनों इक्वेशन, चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी।
रही है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, सबको क्लियर है ये? तो हम यहाँ पे देख लें कैंसिलेशन क्या क्या हो रही है। V2 प्लस कैंसिल, V3 प्लस कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है? अब इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है। तो अगर आप देखें तो प्रोडक्ट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 3 और 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो ये हो जाएगा 4, 4 और 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस बिकम्स 4Fe3 प्लस V प्लस H2O makes 4Fe2 प्लस VO2 प्लस 2H प्लस। ये इक्वेशन बन गई आपके पास। हाँ जी बेटा, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ा करें, बाद औक़ात क्वेश्चन में ये घुमा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लियरली मेंशन था कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन है, तो इसलिए हमने इसको इस हिसाब से सॉल्व किया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। चलिए, इसको अभी आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ। कल इंशाल्लाह ताला इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को, और यहीं से आगे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अभी आज हम इसको यहीं तक रखते हैं।